हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षारम। आज क्लास 6 का चैप्टर 8 कर रहे हैं हम। आज का चैप्टर अशोका के बारे में है। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। स्टार्ट करते हैं। रोशंस रुपीस। रोशन crushed the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new cassette, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions therefore? She wondered. तो रोशन को उसके दादाजी ने या नाना जी ने ग्रैंड फादर ने क्रिस्पी नोट्स दिए थे उसके बर्थडे पर और उसको कैसेट खरीदनी थी। कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन वो नए नोटों को महसूस करना चाहती थी, फील करना चाहती थी और छूना चाहती थी, देखना चाहती थी। तो उसने उनको ध्यान से देखा तो देखती है कि उस पर गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो छपा हुआ है राइट साइड में, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में लायंस का एक जो शेरों का हमारा सिंबल है, नेशनल सिंबल, जो वो बना हुआ है, लायंस छपे हुए हैं। हमारे यहाँ पे हर कॉइन पर, हर नोट पर हमें अशोका चिन्ह जो है वो सिंबल वो देखने को मिलता है, ये वाला, जिसमें कि 4 लायन एक चारों दिशाओं में मुंह करके, चारों अलग अलग दिशाओं की तरफ मुंह करके एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये 4 हैं, एक हमें दिखते 3 है क्योंकि एक पीछे वाला साइड हमें दिखाई नहीं देता। What were the lion therefore she wondered। तो वो देखती है कि यहाँ पर ये लायंस क्यों छपे हुए हैं। तो देखते हैं। A very big kingdom, an empire. The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath। तो ये जो हम लायंस का जो सिंबल हमारे नोट्स पे, कॉइन्स पे छपा हुआ रहता है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। और ये जो सिंबल है ये पत्थरों में इसकी कार्विंग की गई है, पत्थरों में खुदा हुआ है। तो और ये जो सिंबल है ये एक बहुत ही बड़े पत्थर के एक स्तंभ के ऊपर के हिस्से पर रखा हुआ है, जो कि सारनाथ में है। सारनाथ में हमने हमने लास्ट चैप्टर 7 में पढ़ा था सारनाथ के बारे में। सारनाथ वही प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो सारनाथ में ये एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर है, उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो इस तरह से ये बना हुआ है, जिसमें कि 4 लायन 4 दिशाओं में मुंह करके हैं, और इसके नीचे ये उल्टा कमल है, और ये चक्र है, और यहाँ पे ये 4 एनिमल्स हैं एक। तो इस तरीके का ये सिंबल है, ये हमारा नेशनल सिंबल है, और ये बहुत पुराना बना हुआ है। कब का बना हुआ है देखते हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन पिलर्स। अशोका जो है वो इतिहास के हमारे महानतम सम्राटों में से शासक माने जाते हैं, महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं, और उनके निर्देशों पर ये जो अभिलेख हैं ये स्तंभों पर लिखवाए गए, पिलर्स पर, जो लंबे लंबे पिलर्स होते हैं उन पर लिखवाए गए। ये पिलर्स स्टोन के थे, एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस, और चट्टानों के ऊपर भी लिखवाए गए। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। इससे पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखवाया गया था, हम ये देख लेते हैं कि उनके राज्य को एक साम्राज्य क्यों बोला जाता है। तो ये जो पिलर, ये जो ये सिंबल है, इसके नीचे जो पिलर था उस पर कुछ लेख लिखवाए थे उन्होंने, तो उनको हम इंस्क्रिप्शंस बोल रहे हैं। और इस तरह के लेख उन्होंने चट्टानों पर भी लिखवाए थे। तो उनके बारे में हम जानने से पहले ये देख लेते हैं कि अशोक का जो राज्य है उसको साम्राज्य क्यों बोला जाता है, एम्पायर क्यों बोला जाता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। आज से करीब 2300 साल पहले जो अशोक के ग्रैंडफादर, उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की 2300 साल पहले, यानी करीब 300 BC में। चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। तो
और चंद्रगुप्त को किसने सहायता दी? चंद्रगुप्त को सहायता दी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जिनको कि हम चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं। फिर मेनली चाणक्य के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं उनका नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी मिलता है। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। और चाणक्य के बहुत से विचार हमें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की प्राचीनतम रचनाओं में से एक मानी जाती है। अर्थशास्त्र चाणक्य की कृति है, चाणक्य के द्वारा लिखित मानी जाती है। डायनेस्टी, when members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers, Chandragupta, his son Bindusar, and a Bindusar sons Ashok. तो जब किसी एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक करके शासक बनते रहते हैं तो उस फैमिली को हम एक राजवंश के नाम से जानते हैं, एक उस परिवार को राजवंश के नाम से जानते हैं। तो मौर्यास भी एक वंश था जिसके तीन महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त, उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो इसके बाद भी इनमें कई शासक हुए, लेकिन वो सब उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये तीन मेन थे एक ही डायनेस्टी के शासक। There were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो एक साम्राज्य जो है उसमें बहुत सारे शहर होते थे और इसमें दिखाए गए हैं इस मैप में काफी सारे शहर, जैसे कि पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, ये तक्षशिला ऊपर वाले हिस्से पे है जो कश्मीर आज की डेट में पाकिस्तान में है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र बिहार, उज्जैन जो है एमपी का पार्ट है। तो ये काफी सारे शहर हुआ करते थे। ये मेन सिटीज थी। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तो ये उत्तर पश्चिम का रास्ता था, उत्तर पश्चिम की तरफ जाने का तक्षशिला, और उधर से यहाँ आने का। और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, तो इधर की तरफ जाने का, और सेंट्रल एशिया की तरफ जो मध्य एशिया वाला एरिया है जहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कंट्रीज हैं, वहां पे जाने का रास्ता था। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, और उज्जैन जो है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जाने का एक रास्ता था। ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जाने का एक रास्ता था। तो रास्ता था मतलब यहाँ पे ये रूट्स बने हुए थे, मतलब यहाँ से कुछ मार्ग बने हुए थे। तो अधिकांशतः जो लोग हैं वो यही इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते थे। अभी हमें जो सड़क सबसे अच्छी लगती है हम उसी पे चलना हम पसंद करते हैं। तो उस समय पे कुछ ही रोड्स जो हैं, कुछ ही रास्ते बने हुए होते थे, तो उनमें से कुछ फेमस सिटीज से होकर गुजरते थे। तो ये वो रास्ते थे। Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. और व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार जो हैं वो संभवतः इन बड़े बड़े शहरों में रहते थे, जो उस समय के बड़े बड़े शहर थे। In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. कुछ एरियाज में किसान रहते थे और चरवाहे रहते थे जहाँ पे कि गांव थे। तो गांव वाले एरिया ज़्यादा थे, तो वहाँ पे किसान, चरवाहे और दूसरे लोग रहा करते थे। और कुछ पार्ट्स में जंगल थे घने, जहाँ पे कि जनजाति वगैरह आदिवासी लोग रहते थे, जो कि जंगल से सामान इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. तो ये जो इतना विशाल साम्राज्य था, इसके अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग अलग तरह के खाने खाते होंगे और अलग अलग तरह के शायद कपड़े भी पहनते होंगे। तो जैसे कि आज हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग खाना वही खाया जाता है जो वहाँ पे पैदावार होती है। जैसे कि हम अगर
जो कोस्टल एरियाज को देखें तो वहाँ पे फिश या सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। तो और कुछ एरियाज जहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो वहाँ पे राइस ज़्यादा खाया जाता है। जहाँ पे वीट की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पे मतलब गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। तो इसी तरीके से और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। कश्मीर में गर्म कपड़े लोग पहनते हैं, राजस्थान में अलग तरह का पहनावा है। तो इसी तरीके से पहले भी हुआ करता था। तो लोग अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग खाना खाते थे और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। दीज वर इंक्लूडेड within the empire. Name the countries where Ashokan inscriptions have been found. Which Indian states were outside the empire? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ये जगह हैं। ये इतनी सारी जगह है जो आज की डेट में ये यहाँ पे कंधार जो आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, यहाँ पे भी हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। यानी कि इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। कंधार में लंपका, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, ये जो दोनों जगह पाकिस्तान में है अभी, तो यहाँ पे मिलते हैं। ये इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में ये सोपारा, सन्नती, धौली, जौगढ़ उड़ीसा में जो दो जगह हैं। इसके अलावा में नेपाल, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर भी मिलते हैं। लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। और तो हमें आज जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया का पूरा लगभग पूरा एरिया, इसमें हम देखें तो अगर हम देखें तो हमें केरला वाला जो पार्ट है या तमिलनाडु वाला जो पार्ट है, उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं दिखता है। तो ये वाला पार्ट जो है इंडिया का है तो इसको कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस इतना ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, तो यहाँ से नहीं मिलते। बाकी हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल का एरिया और इंडिया पूरा, तो इतना विशाल उनका साम्राज्य था। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. तो साम्राज्य जो है वो राज्य से अलग कैसे है? तो सम्राट को राजा की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि साम्राज्य जो है वो राज्यों की तुलना में बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, तो उनको ज्यादा संसाधन चाहिए। इसीलिए और उनको बड़ी सेना की आवश्यकता होती है इतने बड़े राज्य को साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आज हमारा देश है, तो जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है देश को चलाने के लिए, बजाय एक मुख्यमंत्री के। एक मुख्यमंत्री को एक राज्य संभालना है, तो उनको उतने ही संसाधन चाहिए, और जिसको पूरा देश संभालना है, बहुत सारे राज्य संभालने हैं, उनको ज्यादा संसाधन चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं। So also they need a larger number of officials who collect taxes. तो इसीलिए वो बहुत सारे ऑफिशियल्स, अधिकारी रखते थे जो कि कर का संग्रह करते हो, टैक्स कलेक्ट करते हो। रूलिंग द एम्पायर, as the empire was so large, different parts were ruled differently. तो एम्पायर बहुत बड़ा था, तो उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से उन पर शासन किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। तो जो क्षेत्र पाटलिपुत्र, राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के जो बिल्कुल आसपास का एरिया था, वो सम्राट के बिल्कुल प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, डायरेक्ट कंट्रोल था सम्राट का वहां पे। जैसे कि आज की डेट में यूनियन टेरिटरीज, हम जैसे दिल्ली को मान लें, दिल्ली एनसीआर, दिस mean that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders. और इसका मतलब ये था कि ऑफिशियल्स, अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जाते थे कर का संग्रह करने के लिए। किससे कर संग्रह किया जाता था? किसानों से, चरवाहों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, और लोग भी जो काम जो करता था उससे उस तरीके से कर का संग्रह किया जाता था। who lived in villages and town in the area, तो जो गांव और शहरों में रहते थे उनसे कर संग्रह किया जाता था। officials also punished those who disobeyed the ruler's order, और जो अधिकारी और जो लोग राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते थे उसको अधिकारी
दंडित किया करते थे, दंड देते थे, पनिश करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, बहुत से अधिकारियों को सैलरी दी जाती थी, बहुत से अधिकारियों को सैलरी दी जाती थी, मतलब वेतन दिया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि कुछ को कुछ और रूप में कंपनसेट किया जाता होगा, जैसे कि कुछ लोग, कुछ को जमीन दे दी या फिर कुछ को सामान दे दिया, तो इस तरीके से अलग अलग तरह का होगा। अलग अलग तरह की व्यवस्था होगी। मैसेंजर्स वैन टू एंड फ्रो, और पूरे राज्य में जो संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल, और जासूस जो है वो अधिकारियों पर निगरानी किया करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल with the help of members of the royal family and senior ministers। और राजा जो है, जो सम्राट है, वो उन सबकी निगरानी करते थे, वो उन सबको सुपरवाइज किया करते थे। जो शाही परिवार है उसके दूसरे सदस्य, जैसे कि राजा के पुत्र हो गए या राजा के भाई हो गए, उनकी हेल्प से, और जो वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, उनकी सहायता से वो बाकी सब पे अपना कंट्रोल रखा करते थे, उन सबकी निगरानी किया करते थे। There were other areas or provinces. Each of these were ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। और दूसरे राज्य भी हुआ करते थे। साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे अलग अलग राज्य हुआ करते थे। कुछ राज्य जो हैं वो सम्राट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और कुछ राज्य जो हैं वो जो दूर स्थित थे, जिन पर डायरेक्ट कंट्रोल संभव नहीं था, उनमें जो है गवर्नर्स बना के भेजा जाता था राजा के शाही फैमिली जो होती थी उसके लोगों को, जैसे कि राजकुमार है या राजा के जो भाई होते हैं उनको, या दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं जिन पर राजा को भरोसा हो उसको। तो ये सारे जो साम्राज्य, जो राज्य हुआ करते थे, इनकी भी एक कैपिटल हुआ करती थी, जैसे कि अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो इसी तरीके से, जैसे कि ये गंधार करके प्रोविंस था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, इसी तरह उज्जैन भी एक कैपिटल थी। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और कुछ मात्रा में जैसे कि अभी केंद्र का नियंत्रण होता है, वैसे ही सम्राट का नियंत्रण हुआ करता था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। और जो शाही राजकुमार हुआ करते थे वो गवर्नर बना के भेजे जाते थे, और वहाँ और हर जगह पर उस जगह के स्थानीय परंपराएं, रीति रिवाज, उनको और नियमों का पालन किया जाता था। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers. और इसके अलावा जो दो राज्य हुआ करते थे उनके बीच में बहुत सारा एरिया हुआ करता था, जैसे कि जंगल है या फिर नदियां हैं। तो यहाँ पर मौर्य जो है वो सड़कों और नदियों पर कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसी नदियां या ऐसी सड़कें जहाँ पे कि आवागमन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्यापार होता है, तो वहाँ पे उनका वो नियंत्रण रखते थे। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और जो भी संसाधन मिलते थे उनका टैक्स या फिर कर या फिर भेंट के रूप में उसका इकट्ठा किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो जैसे कि अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, जैसे कि आज का जो कश्मीर है, या पाकिस्तान के एरिया में जो पाकिस्तान में जो ऊपर वाला एरिया है कश्मीर के पास वाला, वो है ब्लैंकेट की, वो कंबलों के लिए फेमस हुआ करता था। तो जो वो एरिया वहाँ पे ठंड पड़ती थी तो वूल वगैरह वहाँ पे अच्छी प्रोड्यूस होती थी, तो वहाँ पे गर्म जो चीज़ें होती हैं, कंबल शॉल, वो वहाँ से उसके लिए इम्पोर्टेंट था। और साउथ इंडिया, जैसे कि कर्नाटक में आज की डेट में सोने की खदान है, खाने हैं, तो साउथ इंडिया जो है वो सोने के लिए और प्रीशियस जो कीमती पत्थर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट था।
तो इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ऐसा भी संभव है कि ये जो रिसोर्स संसाधन है ये भेंट के रूप में कलेक्ट किए जाते थे। तो कर में और भेंट में डिफरेंस होता है। कर जो है वो एक मतलब आपको देना ही देना है। टैक्स जो है वो एक लीगल वो है, आप उसकी लीगल फाउंडेशन है, आपको देना ही देना है। और भेंट जो है वो अपनी इच्छा से दी जाती है। तो अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। तो टैक्स जिसको कि नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, नियमित रूप से लिया जाता है, उसके स्थान पर ट्रिब्यूट जो भेंट है वो तब ली जाती है जबकि देने वाले की इच्छा हो या फिर वो और उसके पास सामान हो देने के लिए। तो दोनों ही बातें हैं। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent। इसके अलावा बहुत सारा जंगल वाला एरिया था जहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो स्वतंत्र हुआ करते थे एक तरीके से, लेकिन राजा को भेंट दिया करते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। तो वही बात है कि वैसे वो स्वतंत्र रूप से रहते थे, लेकिन उनसे ये आशा की जाती थी कि वो सम्राट को हाथी सेना के लिए लकड़ी, शहद, मोम, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सम्राट को प्रोवाइड कराएं, उनको सम्राट को भेंट के रूप में दें। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।